सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जैन करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले प्रातः स्मरणीय सबके वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। ये वीडियो देखा आपने, बहुतों ने देखा होगा। विहार चल रहा है और ब्रह्मचारी तात्या वही साथ साथ हैं, उन्हीं से हमारी बात हुई। आचार्य श्री पालकी में जा रहे हैं, क्या कारण है? कहीं ना कोई बात तो है, कुछ ना कुछ, क्योंकि जिनके बारे में जो जानता है वह भली प्रकार समझ लेता है। ब्रह्मचारी तात्या भैया जी ने चैनल महालक्ष्मी को बताया कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है। इस समय कमजोरी बेहद महसूस कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। पर शरीर कहते हैं साथ नहीं देता है, पर मन इतना अंतर मन इतना मजबूत होता है। और यही कारण है कि वह इतने ज़्यादा ठंड के अंदर भी इस तरह विहार कर रहे हैं। उनसे पूछा तात्या भैया ने, इस समय समाज के लिए क्या कह सकते हैं? उन्होंने साफ कहा, यही भावना भाइये, हर रोज़ भाइये एक जाप आचार्य श्री के लिए करिए। कई लोग शांति धारा में अपने नाम लेते हैं, क्यों नहीं? स्वास्थ्य की कामना, दीर्घायु कामना के लिए आप शांति धारा में करते हैं। हर की वर्णनाएं जो होती हैं हमारे हाथ काम में हम करते हैं ना, वह नहीं, जितनी अंदर की होती है 95% उसी का अंतर पड़ता है। हर जगह बात उन पुण्य वर्णनाओं का असर दिखता है। प्रयास तो सभी कर सकते हैं, एक बार कोशिश कीजिए आचार्य श्री गुरुवर का शीघ्र स्वास्थ्य सही हो। भावना सब भाएं अपनी अपनी तरफ से, जहाँ हैं वहीं से इस बारे में भावना लगाएं। जाप करिए, ध्यान में उनका ध्यान करिए, शांति धारा में उनके नाम से अपने भाव व्यक्त कीजिए। भाव के अंदर जो होता है वह और कुछ ज़्यादा नहीं, 95% आपके भाव ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही भावना बाएं आचार्य श्री शीघ्र स्वस्थ हो। जिस तरीके से वे दहाड़ते हैं, कहते हैं अच्छे अच्छे भी उनके सामने कांपते हैं। वही स्वस्थ, वही हमारे से है। जितना अंतर मन मजबूत है उतना शरीर भी मजबूत हो जाए, यही भावना भाई। देख रहे हैं आप, कौन है ये? झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो बहुत बच्चे को पढ़ा जाता है, जब से होते हैं ना और इस उम्र तक पहुंचते हैं, हर के मन के अंदर समा दिया जाता है। पर उससे पहले भी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फॉर इंडिया, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अगर नाम लेना है तो कर्नाटक के इन महारानी के लिए, और रानी अब्बक्का जैन, लेकिन जैन थी, शायद यही किस्मत थी, इसलिए पाठ्य पुस्तकों में और परीक्षा पुस्तकों में इनका नाम नहीं आता। झांसी की रानी आता है, पर उससे बहुत पहले 15वीं सदी के अंदर पुर्तगीज को 3 दशक तक जिसने हालत खराब कर दी थी, वह थी रानी अब्बक्का। और अवसर था यह है जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी स्टैंप रिलीज सेरेमनी में वहाँ पहुँची। देख रहे हैं आप, उन्होंने जो इस बार कहा सचमुच महिलाओं को उद्घोष कर दिया। कन्नड़ की बात थी जो उन्होंने उद्घोष किया, और उन्होंने स्पष्ट बताया रानी अब्बक्का के इतिहास के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, कैसे वह वीरांगना लड़ी थी, वो शौर्य का था जो आज कहीं कहीं भी नहीं बताई जाती है। चैनल माए पूरा एक एपिसोड पहले बना के दे चुके हैं, सर्च करके निकाल लीजिएगा कि वह पहली स्वतंत्रता सेनानी कोई थी तो वह रानी अब्बक्का थी। पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको, जब यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने बताया। और ये देख रहे हैं उसकी तैयारियाँ, जो स्टैंप रिलीज सेरेमनी की हुई थी, वह दृश्य दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर हमारे राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, वह दृश्य देख चुके, वह भी थे। और भी यहाँ पर जिस समय ये सेरेमनी होनी थी उसकी तैयारियाँ देख रहे हैं आप, कितने गजब का उत्साह था। रानी अब्बक्का को कर्नाटक में पहचान है, पूरे देश में पहचान की आवश्यकता जैन समाज के विद्वानों को, श्रेष्ठीजनों को पहुंचानी होगी। रानी की झांसी से बढ़िया इतिहास आपको मिलेगा तो प्रथम सेनानी रानी अब्बक्का का मिल जाएगा। गौरवशाली इतिहास जो कहीं और नहीं जानकारी दी जाती है। अब कुछ ये ऐतिहासिक तस्वीरें शुरुआत की थी आचार्य श्री शांति सागर जी ने। उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक स्मारकों के आगे मैं खड़ा होकर कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे, लेकिन जानबूझ के यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने लाल किले, कुतुब मीनार, हर जगह सेक्रेटरीट, हर जगह खिंचवाई थी उन्होंने। कि बाद में जब काम आई, आज उसी कारण है कि आज 1800 दिगंबर संत पूरे देश में कहीं भी आराम से विहार कर पा रहे हैं। वही कारण था। इस तरह से आज यहाँ पर देख रहे हैं आप मुनि पुंगव सुधारी ताज नगरी के अंदर फोटो खिंचवा रहे हैं।
हमारे दिगंबर संतों को इस तरह की फ़ोटो की चोरी बढ़ती है, लेकिन इतिहास बन जाता है। इतिहास के अंदर फिर इस इतिहास के रूप में यह काम आती है। जैन संस्कृति के बारे में दिगंबर संतों विहार में देख रहे हैं आर्यकाशी माता जी, गेटवे ऑफ इंडिया के पास मुंबई में देख रहे हैं आप। इस तरह के दृश्य कब आते हैं? ये हमारे इतिहास को बनाने के, मजबूत करने की संस्कृति के लिए आके कभी काम आते हैं, जैसे वर्तमान में 20 चल रहे आचार्य शांति सागर जी के काम आए आज़ादी के बाद। वह दृश्य होते हैं ये जो हमें अपने इतिहास की सार्थकता को मजबूत करते हैं। इस चित्र देख लीजिएगा, राज्यसभा में प्रश्न उत्तर के हैं। ये मत देखिए किस पार्टी के हैं, कौन नेता सांसद है, मत इससे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जिन्होंने सवाल उठाया है। सीना गर्व से फूल जाएगा। समाज जैन समाज के लिए नहीं, जैन अजैन सभी पूरे भारत देश के उन युवा बेटे, उन पुत्रों और पुत्रियों के लिए है जो अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं, कहीं और छोड़ाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि इनके साथ न्याय कौन करेगा। इनके लिए कोई कानून नहीं है कि जब मर्जी इनको घर से बेदखल कर दिया जाता है। जिस उम्र में बेटे का हाथ पकड़ने का होता है, पूरी जिंदगी उसने उसके लिए गुजार दी, अपने कंधे से बड़ा कर दिया और उसके बाद उसी को सड़क पर दिखा दिया। बहुत गजब का प्रश्न है, दिल छू जाएगा यह सवाल आपका। सुनिएगा पूरा और मिलते रहेंगे फिर आपसे 8 और 8 आपके साथ। सुनिए जरा। आपका ध्यान इस बात के ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, फैमिली कोर्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पति पत्नियों का विवाद, कि बच्चा किसके कब्जे में जाएगा, बच्ची किसके कब्जे में जाएगी, एलिमनी की अमाउंट कितनी होगी, कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, घर किसके कब्जे में जाएगा, किसके हिस्से में जाएगा। फैमिली कोर्ट्स का मतलब हम सिर्फ यही समझते हैं और बहुत सारे जितने भी सम्मानीय सदस्यों ने कहा है, इन्हीं का उदाहरण दिया है। मैं मंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा। हम एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहां एक नई संस्कृति को हम देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं तो इस देश के अंदर बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खोले जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई तो बहू को माँ बाप पसंद नहीं आ रहे, अपने सास ससुर पसंद नहीं आ रहे, बेटा अपने माँ बाप को बोझ समझ रहा है और एक दिन दोनों बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप को उठाते हैं, ले जाते हैं और जिस तरह घर का कचरा उठाकर हम बाहर फेंक देते हैं, तो हम उन्हें ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं। मैं तमाम सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा। मैं भी दिवाली के वक्त औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के वो एक ओल्ड एज होम में गया था। मंत्री जी, हैरानी हुई वहां पर देखकर कि एक रिटायर्ड जज वहां पर उस ओल्ड एज होम में है। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने उसका नाम सुना कि उसके बेटे, इतना बड़ा घर है, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है कि आप माँ बाप को पाल नहीं सकते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड जज भी उस ओल्ड एज होम में जब हमने देखे तो तब समझ में आया कि ये समाज कहां जा रहा है करके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए? फैमिली कोर्ट के जरिए पति पत्नियों का विवाद तो जो है ये जिंदगी भर चलता रहेगा, इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप कहां जाएंगे? फैमिली कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा सेक्शन लाया जाए कि जो बेटा अपने माँ बाप को कूड़ादान समझकर, कचरा समझकर ओल्ड एज होम में डाल रहा है, उसे अखबार के अंदर एक नोटिफिकेशन अपनी तस्वीर के साथ, अपनी फोटोग्राफ के साथ उस अखबार में उसे ये नोटिफिकेशन देना होगा कि मैं अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहा हूं। ऐसे बच्चों को समाज के सामने हमें खड़ा करने की जरूरत है। लाइए कानून, वरना वो बूढ़े माँ बाप जो रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कानून नहीं है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। पूना में किसी ओल्ड एज होम के अंदर जाइए, ज्यादातर वो परिवार के बूढ़े माँ बाप मिलेंगे कि जिनके बच्चे इंजीनियर हो गए। इंजीनियर होने के बाद वो यूएस में पैसा कमाने के लिए गए, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन माँ बाप के लिए एक कमरे का घर नहीं है तो ओल्ड एज होम में लेकर जाकर छोड़े। ये एक संस्कृति हम डेवलप कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स के जरिए मैं मंत्री जी आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा कानून इन लोगों के लिए भी लेकर आइए जो बच्चे अपने माँ बाप को आज यहाँ पर ले जाकर छोड़ रहे हैं।